आज के वीडियो लेक्चर में हम कोशिका का अध्ययन करेंगे, साथ ही कोशिका से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों कोशिका को हमारे शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी में सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया। हुक ने अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी में कॉर्क की पतली काट को देखा, जिसमें उन्होंने बहुत छोटे खाली कोष्ठ दिखाई दिए। यह कोष्ठ मधुमक्खी के छत्ते के समान के आकृति के थे। हुक ने इन कोष्ठों को कोशिका नाम दिया। समय समय पर वैज्ञानिकों ने कोशिका की संरचना को समझने के लिए कई खोजें की और अध्ययन कर यह बताया कि जिस तरह मकान छोटी छोटी इकाइयों अर्थात ईंटों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। इन इकाइयों को ही हम कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं जो होती हैं रूप व आकार में भिन्न बनी होती हैं। कुछ जो जीव होते हैं उनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है। इन्हें हम लोग एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम लोग अमीबा, पैरामीशियम आदि। इन जीवों में जो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जो जनन होती है, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती है। जबकि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विशेष कोशिकाओं का अलग अलग समूह होता है। इस प्रकार कोशिका जैव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, किंतु हमारे जो गाल की जो कोशिकाएं होती हैं या फिर प्याज की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें से किसी एक कोशिका को भी अलग कर दिया जाए तो वह मर जाती हैं। यहाँ ये जो कोशिका है यह क्या है? रोहे की कोशिका है। जब हम रोहियों की पत्ती के अधर सतह को निकाल करके स्लाइड में रखते हैं और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो हमें यह संरचना प्राप्त होती है जो रोहियों की कोशिकाएं होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं स्टोमेटा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यदि हम ब्लड सैंपल को भी स्लाइड में रख के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो इस प्रकार हमें ब्लड के सभी कोशिकाएं हमको स्पष्ट रूप से नजर आएंगी। और साथ ही कुछ अन्य कोशिकाएं जो होती है उनका भी यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास अमीबा एक कोशिकीय जो होता है, डायटम वसा कोशिकीय, वसा का जो कोशिका होता है वो, यकृत कोशिकाएं, अरखित पेशु तंतु, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं, शुक्राणु कोशिका का, और लास्ट में यहाँ पे तंत्रिका तंत्र का संरचना यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। चलिए अब आगे चलते हैं। तब हम जानेंगे कि जो कोशिका की संरचना आखिर होती कैसी है। यहाँ पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र प्रदर्शित किया गया है। इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि कोशिका होती कैसी है। तो हमने अभी देखा कि जो कोशिकाएं होती हैं भिन्न भिन्न आकृति एवं माप की होती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी कोशिकाएं हैं सब क्या है आपका भिन्न भिन्न आकृति एवं भिन्न भिन्न माप की होती हैं। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी प्रत्येक कोशिका की निश्चित संरचना होती है। एक सामान्य कोशिका की रचना का अध्ययन करते समय हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे कि उनमें से कुछ हैं, कोशिकाओं की आकृति आखिर होती कैसी है? वह आयताकार होती हैं, अंडाकार होती है या फिर गोलाकार होती है? क्या कोशिका की निश्चित परिसीमा होती है, निश्चित इसकी कोई बाउंड्री लाइन होती है? क्या कोशिका के भीतर कोई पदार्थ भरा होता है? क्या कोशिका के भीतर कोई गोलाकार रचना होती है? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस हमारे मन में जितने भी प्रश्न या जितने भी सवाल उठे हैं उन सभी का आंसर हमको इस वीडियो लेक्चर में हमको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए, इन कोशिकाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है बाह्य कोशिकीय आवरण, दूसरा होता है जीव द्रव्य। अब चलिए देखते हैं कि बाह्य कोशिकीय आवरण होता क्या है, इससे कौन कौन से कार्य होते हैं। तो हम लेते हैं बाह्य कोशिकीय आवरण। सभी पादप व जंतु कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक लचीली झिल्ली होती है जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये आपका
प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। यह झिल्ली जीवित व अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य मतलब कि जिससे पदार्थ क्रॉस हो सकते हैं, उसमें से जो पदार्थ होते हैं आर पार जा सकते हैं, जो किससे प्रोटीन व वसा से बनी होती हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली या फिर हम बोल सकते हैं जो बाह्य कोशिकीय आवरण के कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला, कोशिका आकार बनाए रखने में यह सहायता प्रदान करती है। कोशिका में विभिन्न अणुओं के आने व जाने पर नियंत्रण करता है। दैट मीन्स जो प्लाज्मा झिल्ली है कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो विभिन्न अणु होते हैं, उनके ऊपर वो नियंत्रण करता है। किसको अंदर जाना है या किसको बाहर जाना है उसको नियंत्रित करता है। तीसरा होता है कोशिका को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है। तो देख सकते हैं हर जो भी आवरण होता है बाहरी कोश का, वह मुख्यतः हमारे जो कोशिकाएं होती हैं उनको एक सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करती है। पादप कोशिकाओं की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके बाहर एक और आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी दृढ़ एवं निर्जीव रचना होती है, जो कोशिका के बाहरी सीमा निर्धारित करती है और कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कोशिका भित्ति होती है वह पादप कोशिका में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसका जो पहला भाग था आपका बाह्य कोशिका आवरण और उसका दूसरा भाग होता है जीव द्रव्य। अब हम जानेंगे कि जीव द्रव्य होता क्या चीज है। तो प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। सभी जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने वाली कोशिका के विभिन्न अंग जिसे हम कोशिकांग कहते हैं जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। इसलिए हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य या फिर बोल सकते हैं जीवन का भौतिक आधार माना है। किसको? जीव द्रव्य को। इस प्रकार हम जीव द्रव्य को दो भागों में बांट सकते हैं। इसका पहला भाग होता है कोशिका द्रव और दूसरा भाग होता है आपका केंद्रक। अब इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव क्या होता है। तो कोशिका द्रव जीव द्रव का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच होता है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। यदि हम इस चित्र को जूम करके देखेंगे तो हमको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। ये देख सकते हैं जो भी यहाँ पे बीच में पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ये जो खाली जगह होता है प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका के अंदर में उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है कोशिका द्रव कहलाता है। इसमें खनिज, लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा पाए जाते हैं। अब हम कोशिका द्रव में दिखाई देने वाले विभिन्न संरचनाओं जिसे हम कोशिकांग भी कहते हैं का अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो पुनः हम देख लेते हैं आखिर की ये जो जीव द्रव्य होते हैं वो कहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जो डॉटेड लाइन करके यहाँ पे दिखाया हुआ हूँ आप लोगों को मैं फिर से पुनः दिखा देता हूँ। ये जो डॉटेड लाइन है रेड कलर का दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। चलिए पहला चलते हैं जीव द्रव्य के जो विभिन्न जो कोशिकांग होते हैं उनमें पहला होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी गोलाकार या छड़ाकार रचनाएं होती हैं जिसकी आंतरिक झिल्ली में अंगुलियों के समान, दैट मीन्स हाथ की उंगलियों के समान उभार दिखाई देते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया है। ये कोशिका के श्वसन केंद्र है। यहाँ पे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, तत्पश्चात यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहते हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी प्रकार ये देखिए आपका जंतु कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा गृह भी कहते हैं। दूसरा होता है अंतःप्रद्रवी जालिका जिसके हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य में जो सांखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का जाल होता है इसे हम अंतःप्रद्रवी
जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन नलिकाओं में द्रव्य भरा रहता है, इसलिए इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का परिवहन किया जाता है। साथ ही ये कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इनको जो मैकेनिकल जो सपोर्ट चाहिए वह किससे मिलता है? कोशिकाओं को अंतः प्ररवी जालिका के माध्यम से मिलता है। यह होता है आपका ये अंतः प्ररवी जालिका। इसी प्रकार ये रहा, इसे हम क्या बोलते हैं? अंतः प्ररवी जालिका कहते हैं। अब चलिए तीसरे कोशिकांग की ओर चलते हैं, जिसको हम राइबोसोम भी कहते हैं। अंतः प्ररवी जालिका की झिल्लियों की सतह से सटे हुए या फिर कोशिका द्रव में बिखरे हुए कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। इन कणों का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है, इसलिए इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये रहा आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होती है वह जंतु कोशिका में पाई जाती है, यह पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। अगला कोशिकांग होता है गोल्गी काय, जिसको हम गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं। आपको जंतु कोशिका में तस्तरी नुमा कोष कई परतों में दिखाई दे रहे होंगे। ये संरचनाएं ही गोल्गी काय कहलाती हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है विभिन्न रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करना होता है। गोल्गी बॉडी यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, जंतु कोशिका में यहाँ पे दिख रहा है। इसकी जो रचना कैसी होती है? तस्तरी नुमा कोष के रूप में रहती है और हमको कई परतों में दिखाई देंगे। अगला है सेंट्रोसोम। ये रहा, इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। हम देख सकते हैं कि जो जंतु कोशिका केंद्रक के पास ऊपर में एक तारेनुमा या तारे की संरचना जैसी एक आकृति दिखाई देती है, एक रचना दिखाई देती है, इसे ही हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इसके मध्य में दो कण पाए जाते हैं, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के विभाजन में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में कोशिका के विभाजन के समय ही बनता है। उसमें पादप कोशिका में पहले से नहीं होता। जब कोशिका विभाजन होता है उस दौरान वह उसमें बनता है और कोशिका का विभाजन करता है। छठवां कोशिकांग होता है लवक, जिसे हम प्लास्टिड्स भी कहते हैं। तो पादप कोशिका में बिंब के आकार की या फीतेनुमा या गोलाकार या अंडाकार रचनाएं होती हैं, जो कोशिका द्रव में बिखरी रहती हैं। इन रचनाओं को ही हम लवक कहते हैं। तो लवक मुख्यतः पादप कोशिका में पाया जाता है। अब लोग जो लवक होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन वर्णक होते हैं जो खाद्य पदार्थ का संग्रहण करते हैं। तो जो पहला जो लवक पाया जाता है पादप कोशिका में उसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये मुख्यतः क्या होते हैं? रंगहीन वर्णक होते हैं, उनका कोई विशेष रंग नहीं होता, वर्ण नहीं होता। ये खाद्य पदार्थ का संग्रहण करते हैं। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन वर्णक होते हैं जो फूलों व फलों को लाल, पीले, बैंगनी रंग प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सब्जी या जो भी फल और फूल होते हैं उनके जो कलर होते हैं, उनके जो रंग होते हैं वह इन्हीं वर्णक या इन्हीं लवकों की वजह से होते हैं, इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और यह जो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वह परागण में भी सहायक होते हैं। और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ये हरे वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो हम सब इससे परिचित हैं क्लोरोप्लास्ट से कि जितने भी जो हरे भरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उनकी पत्तियां जो होती है हरे कलर की होती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट दैट मीन्स जो हरे वर्णक होते हैं उन्हीं की उपस्थिति में पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह क्या करते हैं? अपने भोजन के निर्माण करती हैं और अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करती हैं। उसके फलस्वरूप पेड़ पौधों में भोजन बनता है। यही क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट है। ओके, अगला कोशिकांग है जिसको हम रिक्तियां कहते हैं। तो पादप कोशिका में एक या दो बड़ी गोल या अंडाकार रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रिक्तियां कहते हैं। ये एक झिल्ली से घिरा रहता है, इनमें जलीय पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। तो देख सकते हैं हम चित्र में कि कहाँ पे होती हैं रिक्तिकाएं। ये वाला जो बीच का जो पोर्शन जो खाली जगह दिख रहा है वहाँ पे
उसमें भी कुछ न कुछ क्या होता है, द्रव भरा रहता है। ये रिक्तिकाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जंतु कोशिकाएं जो रिक्तिकाएं बहुत ही छोटी होती हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। तो अभी हमने कोशिका के बारे में विस्तृत रूप में अध्ययन किया है। अब शॉर्ट में जल्दी जल्दी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से उसके मुख्य तथ्य होते हैं, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, उसको पुनः हम रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला होता है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1965 में की। जीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन्हीं इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जैव शरीर की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कुछ जीव का शरीर केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम अमीबा और पैरामीशियम। जीव द्रव्य जीवन का क्या होता है, भौतिक आधार होता है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का बाह्य आवरण होता है। पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो उसको सहायता प्रदान करती है। डेट मीन्स उसको बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है। जीव द्रव का जेली के समान गाढ़ा भाग जो केंद्रक व प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है, इसे ही कोशिका द्रव कहते हैं। या यह जो जेली होता है, द्रव होता है गाढ़ा वाला, यह कोशिका द्रव कहलाता है। इसके पश्चात कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जो कोशिकाएं कहलाती हैं। बताया आप लोगों को मैंने, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, रिक्तियां हो गई, ये सभी क्या होती हैं, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। इन्हें हम कोशिकांग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृही कहते हैं। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक होता है। और जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें वह कोशिका विभाजन के समय ही बनती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट व ल्यूकोप्लास्ट नामक लवक पाया जाता है, जो उन्हें स्वकोषीय बनाता है। हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना पोषण खुद से करते हैं, तो इन्हीं हरित लवकों के या क्लोरोप्लास्ट की बदौलत की सहायता से उन लोग अपना भोजन बनाते हैं और अपना पोषण करते हैं, इसलिए इसको हम स्वकोषी कहते हैं। कोशिका द्रव में बनी गोलाकार रचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, यह होता है आपका केंद्रक। हमने अध्ययन किया केंद्रक के बारे में, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया। इसके अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है। गुणसूत्र पर डीएनए अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमैटिन जाल होते हैं, जो गुणसूत्र बनाते हैं, वह भी मुख्यतः प्रोटीन और डीएनए से बने होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि गुणसूत्र पर स्थित डीएनए जो होते हैं अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। अगला है बैक्टीरिया, नील्स हरित सवाल। ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रक या केंद्रिका का अभाव रहता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक व सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं। कोशिका रूप व आकार में क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। सभी कोशिकाएं जो होती हैं उनका आकार क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न भी हो सकता है। पादप कोशिका में बिंब के आकार की या फीतेनुमा या गोलाकार या अंडाकार रचनाएं होती हैं जो कोशिका द्रव में बिखरी रहती है। इन्हें हम लावक कहते हैं। अभी हमने बात किया तीनों लावक के बारे में, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो अभी तक हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया। अब हम उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी सेलुलोज, न ऑप्शन डी प्रोटीन एवं वसा। तो आप लोग भी अपना उत्तर सोच के रखेंगे। कुछ समय पश्चात मैं खुद ही इसका सही उत्तर बताऊंगा। तो चलिए ठीक है, हम उसको देखते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सेल्यूलोज। तो पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। ऑप्शन ए यूग्लिना, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी पैरामीशियम, ऑप्शन डी नील हरित शैवाल। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, जिसमें
केंद्रक का अभाव होता है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, नील हरित शैवाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका की ऊर्जा केंद्र है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर होगा कोशिका का ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका के नियंत्रण कक्ष में ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो हम जानते हैं जो कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है वह केंद्रक होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी रिक्तियां, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राइबोसोम। तो कोशिका में राइबोसोम ही क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए बिखरे होते हैं। तो हमको बताना है इस प्रश्न में कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें डीएनए कहाँ पे बिखरे होते हैं। तो ऑप्शन ए है कोशिका द्रव, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी क्रोमोसोम, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक का अभाव होता है। इस कारण से क्या होती है, जो डीएनए होती है वह कोशिका द्रव में क्या होती है, बिखरी होती है। प्रश्न 7, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। प्याज की कोशिकाओं में, बैक्टीरिया की कोशिकाओं में, गाल के अंदर की कोशिकाओं में, हाइड्रा की कोशिकाओं में। तो केंद्रक झिल्ली डेट मीन्स यदि जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता उसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाया जाता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, क्योंकि उसमें ये जो बैक्टीरिया की जो कोशिकाएं होते हैं वह प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, केंद्रक का अभाव होता है। चलिए अगला चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, सिकुड़कर गुणसूत्र बनाते हैं। उसका ऑप्शन से क्रोमेटिड धागे, क्रोमेटिक और क्रोमोसोम। तो हम जानते हैं जो केंद्रक होता है उसके अंदर एक धागेनुमा संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन धागे कहते हैं। यही क्रोमेटिन धागे क्या करते हैं, सिकुड़ के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न 9 है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक वर्णक है। ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं। तो अपने भोजन के निर्माण के दौरान उनके पत्तों में जो हरे रंग के पत्ते होते हैं पौधों के, उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, हमने जाना भी कि राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए जो कोशिका में जो राइबोसोम होता है वही क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पादप कोशिका में एक या दो बड़ी गोल या अंडाकार रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं रिक्तियां, गुणसूत्र, केंद्रक, ऑप्शन डी झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रिक्तियां। कोशिका की खोज की है, आप सभी परिचित हैं। जब हम इस चैप्टर को, कोशिका का जो चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे थे उसी दौरान ही हम पढ़े थे कि रॉबर्ट हुक ने क्या की थी, कोशिका की खोज की थी। जब हम केंद्रक पढ़ थे उस दौरान पढ़े थे कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला प्रश्न को चलते हैं। पौधों में हरे रंग का कारण होता है क्रोमेटिन, क्लोरोफिल, कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी केंद्रक। इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल, क्योंकि जो पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण से क्या होते हैं, वो लोग हरे भरे होते हैं या हरे रंग के होते हैं। जंतु कोशिका विभाजन में सहायक है क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम, ट्राइकोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो जंतु कोशिकाएं होती हैं जब उनमें कोशिका का विभाजन होता है तो उस दौरान जो सेंट्रोसोम जो कोशिकांग होता है वह कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक होता है।
और सेंट्रोसोम के बारे में बताया था कि जो पादप कोशिका होते हैं, जब उनमें कोशिका विभाजन होता है उस दौरान क्या होता है, सेंट्रोसोम बनते हैं और कोशिका विभाजन के बाद पुनः वो नष्ट हो जाते हैं या उन लोग गायब हो जाते हैं। आरएनए का पूर्ण नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लियस अम्ल, राइबोसोम। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए जो है राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसका सही उत्तर है कि आरएनए का पूर्ण नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न 17, अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य क्या होता है? पदार्थों का परिवहन करना, कोशिका पर नियंत्रण करना, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना, कोशिका विभाजन में सहायता करना। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कोशिका विभाजन में क्या होता है, सेंट्रोसोम सहायक होता है। कोशिका का नियंत्रण किस पे होता है, केंद्रक का होता है। तो इसका मुख्य काम क्या होता है, पदार्थों का परिवहन करना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। पौधों में खाद्य पदार्थ का संग्रह करते हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन क्या आएगा, सी कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए का पूर्ण नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोस अम्ल, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अमीबा है बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, निर्जीव, उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं जो अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं शरीर में वो क्या होती हैं, उसके एक कोशिका के अंदर ही होती हैं। प्रश्न क्रमांक 21, आरएनए से डीएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांजैक्शन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22, फूलों व फलों को लाल, पीले, बैंगनी रंग प्रदान करते हैं। जो हमने पादप कोशिका जब पढ़ रखे तो उस दौरान हमने लवक के बारे में अध्ययन किया था। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो जो फूलों को जो रंग प्रदान करते हैं वह कौन सा लवक होता है, वो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। जब हम केंद्रक के बारे में अध्ययन किए थे तो हम बताए थे कि वह एक उसके ऊपर एक बाहरी आवरण होता है जो एक पतली झिल्ली का बना होता है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो इस प्रकार हमने